जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सीडीपी का ये क्या है सीडीपी की ये कौन जो सीडीपी की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। इसका ये क्या है 9th पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? क्या है ये दोस्तों? 9th पार्ट है। ठीक है। अगर आप सीडीपी में 30 में से अगर 27 प्लस मार्क्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये कब पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और इससे सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों आप सभी से कि आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है टेट अनिवार्यता, ठीक है ना दोस्तों, जो टेट है, टेट या सी टेट, अगर आप इसका क्या है कंपलसरी है, ठीक है ना, जो टेट और सी टेट अनिवार्यता है कंपलसरी है। और इसका आपको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें और बूस्ट करें और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रमोशन भी लें। ठीक है ना दोस्तों? तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है सीडीपी का ये। इसमें कहा है आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब क्या है चोट लगने पे रोहन स्टार्ट क्राइंग, तो रोहन रोने लगता है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, उसको रोता देखते हुए उसके फादर कहते हैं डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई, मतलब उसके जो फादर हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं क्योंकि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके फादर का, ये क्या दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखो हिंदी में क्या लिखा है दोस्तों। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह जो पिता का यह कथन है क्या दर्शाता है? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। इसमें कहा रिड्यूस जेंडर, जैसे अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, अगर आप इसमें देखो क्या है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, तो ये कम बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो बढ़ावा दे रहा है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या रॉन्ग हो गया? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी की तो बात नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपैरिजन, तुलना हो रही है। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, तुलना हो रही है, तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बढ़ावा नहीं दे रहा है ये क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, उल्टे पे क्या है तुलना कर रहा है, लड़का और लड़की के बीच में तुलना हो रहा है। असली में ये समानता में कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, अगर मान के चलो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। कैसे चुनौती दे रहा है? चुनौती ये तब देता, ठीक है ना, चुनौती ये कब दे रहा है जब दोनों को समान रखता, जब दोनों को समान रखता तो लगता कि क्या चुनौतियां दे रहा है, क्या चैलेंज कर रहा है, क्या ये चुनौती दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अलग बात होती है थोड़ा, ठीक है ना। फिर क्या रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, तो ये क्या है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। क्या बता दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज A1 रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। किसको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो हमें हमेशा याद रखना है क्या है, अगर इक्वल कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि जो बच्चे होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और हमें क्या है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को क्या है आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, और हिंदी में क्या लिखा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। तो इसमें कहा है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, किसकी बात करिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले आपको, आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया करें।
ठीक है ना, क्यों कर लिया करें? एक तो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करिए। जब प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रगतिशील कक्षा की बात होगी तो इस बात को आपको समझना होगा कि इसमें क्या है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। जो बच्चा होगा ना, डाइवर्जेंट थिंकर होगा, जो क्या है मैनी सॉल्यूशन पे बात करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे पहले ऑप्शन में बोला है टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड क्यूरिकलम, तो फिक्स्ड की बात हो रही है। फिक्स्ड मतलब आप समझ रहे हो क्या है, अटल। अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, तो अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना है, क्योंकि जो फिक्स्ड होगा उस पर बात नहीं होगी, बात किस पे होगी, जो फ्लेक्सिबल होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, क्या हमें प्रतियोगी प्रतियोगी कोई कंसेप्ट लेके आना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में? तो कंपटीशन नहीं कराना है हमें, क्या नहीं करना है, जो प्रतिस्पर्धा है उस पर हमें क्या है, बल नहीं देना है। तो जो सेकंड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। हमें क्या है, जो प्रतिस्पर्धा है उस पर हमें क्या करना है, बिल्कुल भी बल नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन है या उससे उससे और ज़्यादा लो ऑप्शन है, दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही है कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। इससे क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है नॉलेज का, नॉलेज क्या है, जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसको देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल प्रचुर मौके देने चाहिए, तो ये ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी रीड करेंगे, स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड, क्या आपको क्या करना है, क्या स्टूडेंट को क्या आप लेवल्ड करेंगे, लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकेडमिक स्कोर, अगर उसके जितने भी स्कोर आ गए उसके हिसाब से आप लेवल कर देंगे, उसको आगे बिठा रहे हैं, या सिर्फ क्लास में आप उसी को मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा कर रहे हैं, या उससे सिर्फ उसी को अपॉर्चुनिटीज़ या उसी को मौके प्रदान कर रहे हैं जिसका क्या है बहुत अच्छे मार्क्स आए, नहीं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर, सबका आईक्यू लेवल डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंट होता है। तो लेकिन हमें क्या है, सभी बच्चों को एक साथ लेते हुए प्रोग्रेसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को उनके जो क्या है अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। इसमें यह कहा गया है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, ठीक है ना, तो प्रचुर मौके देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इंग्लिश में देखो क्या है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है अगले क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है इसमें कहा गया है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए भी क्या 10 सेकंड इनफ है दोस्तों, 10 सेकंड इनफ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग डैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग डैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड, अगर ये देखा गया कि स्टूडेंट क्या स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, जो एक्टिविटी वो कर रहा है, टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्लू, उसको क्या क्लू देगी, हिंट देगी, इन द फॉर्म व्हाट वाई हाउ अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी दिस स्टेज टीचर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल होता है, 10 सेकंड इसके लिए इनफ होता है। जब भी याद रखना इसको, कभी भी आपके पास क्लू की बात हो, हिंट की बात हो, सपोर्ट की बात हो, ठीक है ना, ठीक है, पहले हम हिंदी में भी रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की क्या योजना है, ठीक है। तो बच्चे को डिमोटिवेट हो रहा है, नहीं, बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है। क्या करना है, मोटिवेट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, बच्चे को अनुप्रेरित या निष्प्रेरित नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, स्कैफ फोल्डिंग हमेशा याद रखना, जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कैफ फोल्डिंग है। क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जब भी क्लू, हिंट और सपोर्ट, किसकी बात आएगी, या फिर सपोर्ट की बात आए, सहायता की, किसकी बात आएगी, या फिर सहायता की बात आए, किसकी बात आएगी, सहायता की। तो जब भी सहायता की बात आए, सपोर्ट की बात आए, क्लू की बात हो, हिंट की बात हो, ये कहने का मतलब संकेत की बात हो, इशारे की बात हो, सहायता की बात हो, संकेत की बात हो, इशारे की बात हो,
सहायता की बात हो, इंग्लिश में वर्डिंग देखें आप, क्लू की बात हो, हिंट की बात हो, क्लू की बात हो या सपोर्ट की बात हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सेकंड वन। बाकी ऑप्शन को भी हम थोड़ा समझते हैं ताकि क्या है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मीनिंगलेस, क्या आप बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग? तो मीनिंगलेस बनाना है क्या? अर्थहीन की बात कभी भी नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के अंदर क्या है? अर्थ, अर्थ के साथ पढ़ना है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग वन। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स। क्या जो थर्ड में देखो हिंदी में क्या कह रहा है? छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। क्या है कि जो विड्रॉल, पीछे हटने की भावना, मतलब कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, क्या जो बच्चे हैं, क्या शिक्षक के द्वारा ऐसी उसके अंदर टेंडेंसी बना देनी चाहिए कि ताकि वो जो भी ऑन गोइंग एक्टिविटी कर रहा है या फिर जो भी वो जो आगे बढ़ने के लिए कोई काम कर रहा है एक गतिविधि में, तो क्या हम उसको पीछे हटने के लिए कहेंगे? नहीं, उसको बढ़ावा देना है। तो क्या है? थर्ड ऑप्शन। इस वजह से थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये भी क्या है? फैक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। और इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 10 सेकंड इनफ होते हैं। लेकिन कैसे इनफ हो पाएंगे, ये कैसे समझेंगे? जब हम पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके ऑप्शन को समझेंगे, तब हम ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें बोला है, फोर्थ पहले इंग्लिश में देख रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, क्या बोला है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, बिल्कुल सही बात है। जो स्कूल होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है। और फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, बिल्कुल बिल्कुल कारक है, द्वितीयक कारक है। और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम, लेकिन हम और ऑप्शन भी समझते हैं, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन मिले हमें। जैसे स्कूल इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो स्कूल कभी भी प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं है। ठीक है ना। तो स्कूल क्या है? प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक, द्वितीयक कारक है। कौन सा द्वितीयक कारक है? एजेंट एंड पी, जो पियर्स आर सेकेंडरी, पियर्स आर सेकेंड, पियर्स सेकेंडरी नहीं होते हैं, पियर्स क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जो समकक्षी, जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, वो जो समाजीकरण होता है वो क्या? द्वितीयक नहीं, प्राथमिक कारक होते हैं। तो इसमें क्या अपोजिट, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें उल्टा लिखा हुआ है कि जो स्कूल होता है वो द्वितीयक होता है और समकक्षी क्या होता है? प्राथमिक होता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन देखें आप, पियर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन, बिल्कुल। फैमिली सेकेंडरी, तो इसमें क्या है? पियर प्राइमरी है, सही बात है। जो समकक्षी समाजीकरण है वो क्या? प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फैमिली भी प्राइमरी होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो प्राइमरी समाजीकरण है वो भी क्या है? प्राथमिक कारक है हमारा। ठीक है, तो द्वितीय कारक नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन क्या? रॉन्ग हो गया। इसमें बोला है फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो हमेशा याद रखना, जो मास मीडिया है वो क्या है? हमारा द्वितीयक कारक है। तो जो जन संचार है, जो जन संचार है वो क्या? द्वितीयक कारक है। लेकिन जो परिवार होता है वो क्या होता है? हमारा प्राइमरी, तो प्राथमिक कारक होता है। इस वजह से क्या है ये, लेकिन इस ऑप्शन में कहा है चाहे परिवार हो या जनसंचार या फैमिली या मास मीडिया है, तो वो क्या? सेकेंडरी है। इस वजह से क्या है? ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि दोनों द्वितीयक नहीं है। मास मीडिया द्वितीयक होता है, परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन, कि जो स्कूल होता है, स्कूल क्या होता है? हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है। और जो फैमिली होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। ठीक है। और हिंदी में देखो क्या बोला है? जो विद्यालय समाजीकरण है एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण एक प्राथमिक कारक है। इंग्लिश में देख लें आप, स्कूल क्या होता है? स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है एंड फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इस फैक्ट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हमेशा याद रखना, जो फैमिली होती है वो पहले आती है, इसलिए प्राइमरी समझें आप, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। और जो स्कूल है हम बाद में जाते हैं, स्कूल के हम बाद में जाते हैं, इसलिए क्या है? सेकेंडरी या द्वितीयक कारक है। क्या है? द्वितीयक कारक है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों।
इसमें बोला है, इंग्लिश में देखें पहले आप, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, एम्फेसाइज डेट, क्या मतलब एम्फेसाइज कर रही है, किस पर जोर दे रही है, किस क्या प्रभाव डाल रही है कहने का मतलब। और हिंदी में देखो क्या बोला है, बहुबुद्धि मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत जोर देता है, क्या सिद्धांत जोर देता है। तो याद रखना ये भी फैक्ट क्वेश्चन है और इसके लिए भी 10 सेकंड इनफ है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे कि आप जल्दी से इसको रीड करिए 10 सेकंड के अंदर और अपना अपना माइंड यूज़ करो, शायद आपको पता हो और नहीं पता है तो आपको भी मैं भी समझाता हूँ। तो रीड कर लिया दोस्तों आपने कि नहीं किया? तो दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन देखें आप, इंटेलिजेंस आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नहीं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आईक्यू लेवल को अकेला सिर्फ एकमात्र नहीं, आईक्यू लेवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट से भी कर सकते हैं पता, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उससे भी पता किया जा सकता है, तो इससे बात नहीं बनेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसका मतलब होता है लिखित परीक्षा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो जो बुद्धि और क्या है, लब्धि है, केवल वस्तुनिष्ठ नहीं, ऑब्जेक्ट केवल की बात है, इस वजह से रॉन्ग है, क्योंकि क्या है जो आईक्यू लेवल होता है वो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट से भी पता लग सकते हैं, पता कर सकते हैं, ओरल टेस्ट से भी पता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है। सेकंड देखें, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। अब आप बताइए, इसमें एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, क्या सिर्फ एक ही डोमेन पे काम करती है? नहीं, इंटेलिजेंस क्या है, मल्टीपल पे वर्क है, क्योंकि देखो इसमें भी देखो मल्टीपल की बात करी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक डोमेन पे बात नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो एक आयाम पे बात नहीं होगी, तो इसमें क्या अनेक आयाम की बात होगी, जैसे देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को भी समझेंगे, इसमें कहा है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, तो ये रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि जो एक बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो नो इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे में, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। हिंदी में देखो क्या बोला है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। और मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है किसने दिया है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये किसने दिया है, ये दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने, किसने दिया है, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है ना। तो जो ये हॉवर्ड गार्डनर जी हैं, इन्होंने क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया है, किसने, हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, जहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस खोलवर्क थ्योरी, ठीक है, परफॉर्मिंग एन एक्ट डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो यहाँ अप्रूव्स की बात आ रही है, खोलवर्क जो बात करते हैं ये किसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की, किसकी बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट, किसकी बात करते हैं दोस्तों, ये करते हैं मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौन, लॉरेंस खोलवर्क, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, कितना बताया है, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, 3 लेवल, और हर लेवल में 2 स्टेज हैं, कितनी हैं, 2 स्टेज और 2 स्टेज। तो स्टेज की अगर हम बात करें तो इनकी कितनी स्टेजेस हो गई ओवरऑल, इनकी ओवरऑल हो गई 6 स्टेजेस, कितनी हो गई, 6 स्टेजेस, दो देखो 2 + 2 और प्लस 6 स्टेजेस हो गई हैं। लेवल की अगर हम बात करें तो कितनी है, 3 लेवल है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो 3 लेवल दिए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको क्या है इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इसका आंसर। इसमें क्या है, जब भी ये बात करते हैं लॉ की बात आती है, किसकी, लॉ की, तो ये क्या है, 4th स्टेज की बात होती है, जो कि कॉन्वेंशनल है। कॉन्वेंशनल क्या होता है, प्रथागत। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो याद रखना, फॉर्मल कॉन्वेंशनल इन्होंने ऐसा कोई लेवल ही नहीं दिया है। 3 लेवल कौन कौन से बचे, आमूरत
क्या है, जो सक्रियात्मक है, इसकी कोई बात नहीं करी है। बात किस किस की करी है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। तो जो ये वाला जो कंसेप्ट है तो हिंदी में भी समझते हैं। इन्होंने बोला जो लॉरेंस खोलवर्क के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति मतलब क्या होता है, जब क्या कोई लॉ पास कर देता है, किसी ने बोल दिया है तब। तो इसका जो नैतिक विकास है, जो मोरल डेवलपमेंट क्या हो गया, नैतिक विकास की बात करता है। तो कौन सा चरण दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका चौथा चरण। लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका कॉन्वेंशन लेवल पे। किस पे, कॉन्वेंशनल पे। ठीक है, तो कौन सा है ये कॉन्वेंशनल की बात करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। इसके लिए भी क्या है, 10 सेकंड इनफ है दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप दोस्तों मेरा चैनल क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग तुरंत पाएँ। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और आप ये मान के चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप इसको पढ़ते रहिए। आप ये मान के चलिए जो CDP है इसमें 27 प्लस मार्क्स आपके आराम से आएंगे। आप ये मान के चलिए 27 प्लस मार्क्स कह रहा हूँ, तो ये मान के चलिए आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स तो रहना ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं दोस्तों। ये फैक्ट क्वेश्चन इसलिए है कि जो लेव वाइगॉट्स्काय है, एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन है, लेव वाइगॉट्स्काय का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो हमेशा याद रखना, जो देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, तो क्या है, कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कल्चरल टूल्स, या फिर हिंदी में देखें आप सांस्कृतिक उपकरणों की बात करते हैं। कौन, लेव वाइगॉट्स्काय। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। बाकी मोटिवेशन और इक्विलिब्रेशन, एट्रीब्यूशन की बात नहीं है लेव वाइगॉट्स्काय के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, गुण आरोपण नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, और क्या है, संतुलीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा है, देखो जैसे लेव वाइगॉट्स्काय, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जब बात हो जाए तो आप ये मान के चलो वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला है जीन पियाजे है, इसमें क्या जीन पियाजे है, लेव वाइगॉट्स्काय की बात हो रही, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन को क्या है 10 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा है, जैसे इन्होंने बोला है साइकोलॉजिकल टूल। क्या है, साइकोलॉजिकल टूल। अब पहले हम क्या एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है इन टर्म्स ऑफ, ये तो फैक्ट क्वेश्चन है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, जब सोचने की बात हो, थिंक की बात हो, थॉट की बात हो, तो कॉग्निटिव की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है ना, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, तो हमेशा याद रखना, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात होती है तो मतलब क्या स्ट्रक्चर है, बन रहा है वहाँ पे, क्या है, नॉलेज बन रही है। तो जो ये बात होती है वो क्या होती है, स्कीमा की बात होती है। किसकी बात होती है, स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा या मनोबंध क्या बोला जाता है, जो स्कीमा है उसी को मनोबंध बोलते हैं। ZPD क्या है, लेव वाइगॉट्स्काय बात करते हैं। कौन बात करते हैं, लेव बात करते हैं, लेव वाइगॉट्स्काय। ठीक है दोस्तों, ये क्या, स्टूमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जब भी स्टूमुलस की बात आएगी या फिर क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध की बात आएगी, तो क्या कौन बात करते हैं, ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, वहाँ पे कौन है, इवान पेवलोव। कौन है, इवान पेवलोव बात करते हैं। कौन का बात करते हैं, इवान पेवलोव। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिकल टूल्स की बात हो रही है, मनोवैज्ञानिक टूल्स की बात है। लेकिन कल्चरल टूल्स होता है तो लेव वाइगॉट्स्काय है। मनोवैज्ञानिक की साइकोलॉजिकल टूल्स या मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें बोला है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे, देखो ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 10 सेकंड इनफ है। ठीक है ना दोस्तों,
जैसे इसमें बोल रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये जीन पियाजे ने दी है, और ये कौन सी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। कौन सी है, सेकंड स्टेज है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कितनी स्टेज दी हैं, इन्होंने टोटल 4 स्टेज दी हैं। कितनी, 4 स्टेज दी हैं। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, पहले इंग्लिश में देख रहे हैं। इसमें बोला है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। ठीक है, क्या विशेषता बताता है, सेकंड मतलब जो स्टेज है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा हमारा, सेकंड स्टेज है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो पहला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हमेशा याद रखना जो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये आमूरत सोच का विकास है, ये कौन सा है, फोर्थ स्टेज है। पियाजे का कौन सा स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है। इस वजह से ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो प्री ऑपरेशनल क्या है, सेकंड स्टेज की बात है। ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट, इसको रुकते हैं थोड़ा, आगे के ऑप्शन को समझते हैं। ये क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, मतलब क्या है, इसमें बच्चा क्या है, मैनी सॉल्यूशन की बात कर सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ स्टेज है। कौन सा है, जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग है, और हिंदी में देखें आप थर्ड ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक जो सोच है, ये भी क्या है, फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियस ऑब्जेक्ट, तो याद रखना इसमें क्या है, वो समझ रहा है, केंद्रीकरण मतलब समझने की कोशिश है उसके अंदर। ठीक है ना, और सेरियट उसको क्या है, लाइन से लगा सकता है, सीरियल वाइज। तो ये क्या है, ये थर्ड में आता है, जो थर्ड स्टेज होता है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो थर्ड स्टेज में आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन किस में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है थर्ड स्टेज में। किस में है, थर्ड स्टेज में आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। तो ये भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो सेकंड स्टेज होती है, और इसमें क्या होता है, विचार या सोच में केंद्रीकरण, तो या फिर सेंट्रेशन इन थॉट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। विचार या सोच में केंद्रीकरण या सेंट्रेशन इन थॉट की जब बात होगी तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वन। ठीक है ना दोस्तों, अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 10 सेकंड इनफ है, लेकिन सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मेरे चैनल को फॉलो ही करते रहें। तो आप ये मान के चलिए कि आपके CDP में 27 प्लस की तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, और इसलिए, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो हम पहले इंग्लिश में रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट बने। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है ये समझते हैं। डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में क्या है, जो सेम रेट होता है ग्रोथ का अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, तो जो सभी के लिए क्या डेवलपमेंट सेम रेट पे ग्रोथ करती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्रॉस कल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास की जो दर है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल समान नहीं होती है, सबके लिए क्या डिफरेंट होती है। कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे तो ही डेवलपमेंट हो, अगर विकास होगा तो ये भी जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है, ओनली का कंसेप्ट हो रहा है केवल, अगर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, नहीं। इससे क्या है, अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हैं, अगर आप किसी संस्कृति में भी अंडर में हैं, तो भी वहाँ पे क्या विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी गलत होगी। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है तभी विकास होता है, नहीं, जब तक बच्चा बड़ा होता रहता है। विकास कैसा है, विकास निरंतर बढ़ता ही रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा भी नहीं है कि रुकेगा, धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब बाल्यावस्था होती है, केवल बाल्यावस्था है तो इसी दौरान ही विकास होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हमारा रॉन्ग है। ठीक है ना दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, विकास होता है बहुआयामी। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कैसा है, मल्टी डायमेंशनल। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों।
इसमें बोला है सेक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडल्सेंस। तो देखो इसमें जो ऑप्शन लिखे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये भी क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? ये फैक्ट क्वेश्चन है। फैक्ट क्वेश्चन है तो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ये जीन पियाजे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जीन पियाजे की ये क्या है, कॉन्सेप्ट बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने क्या है 4 स्टेज दिए हैं। कितनी? 4 स्टेज दी हैं, जिसमें पहला देखो याद रखना सेंसरी होता है। पहला क्या होता है? सेंसरी की बात करी है इन्होंने, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या है? प्री ऑपरेशनल। और प्री ऑपरेशनल है जो मैं हमने पिछले एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तब हमने सेकंड ऑप्शन की बात करी थी। पहला ये है, सेकंड वो वाला है। थर्ड वाला जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? कॉन्क्रीट है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसे हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला क्या है? सेंसरी। सेंसरी पहला देखो हमें यहीं पे मिल गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। इंग्लिश में तो हमने देख लिया, हिंदी में देखें। जन्म से क्या है, किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहला सेंसरी, ठीक है। दूसरा प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल क्या हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा कहीं भी। सेंसरी क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? सांवेदिक, ठीक है। प्री ऑपरेशनल हमें मिल नहीं रहा है। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? मूर्त। क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त सोच। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन यही है हमारा। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी एरो करके, यहाँ पे देखो आपको कि कॉन्क्रीट क्या होता है। ये कॉन्क्रीट देखो मैंने बता दिया, थर्ड है। और फोर्थ वन क्या? एब्स्ट्रैक्ट। तो फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। और एब्स्ट्रैक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, इस बात को आपको याद रखना है। पहला सेंसरी होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। 4 स्टेज दिए इन्होंने। पहला सेंसरी होता है। दूसरा क्या है? प्री ऑपरेशनल होता है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो कॉन्क्रीट होता है। और फोर्थ क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट होता है। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट वन। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट वन है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 11th क्वेश्चन का, वो क्या है? फर्स्ट वन, ठीक है। तो सेंसरी मतलब क्या होता है? सांवेदिक। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। और ये कंसेप्ट जो पूरा हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? जीन पियाजे के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कितने स्टेज दिए हैं? 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें बोला है इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। तो पहले हम इंग्लिश में रीड करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। क्या है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, ठीक है। क्या होता है? जो प्रगतिशील कक्षा की बात होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात है, उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। प्रगतिशील जो कक्षा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में किस प्रकार देखा जाना चाहिए? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या? बाधा के रूप में। हिंड्रेंस क्या होता है? बाधा। तो हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होना चाहिए, तो बाधा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब एक बच्चा, आप ये मान के चलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा क्या है? अलग अलग इंडिविजुअल है। और उसके अंदर क्या होता है? क्रिएटिविटी के गुण होते हैं। और वो क्या है? विकास करता है, वो सीखता है। और बच्चे को क्या है? हमें आगे बढ़ाना है, वो आगे बढ़ता भी है, सीखता भी है। बस हमारी पेडागोजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? फेलियर ऑन पार्ट ऑफ टीचर। अध्यापक के पक्ष पर असफलता? बिल्कुल नहीं। अध्यापक के पक्ष में कभी भी असफलता नहीं होती है। और ना ही बच्चे के रूप में कोई असफलता होती है। दो, शिक्षक पेडागोजी अपनाता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और बच्चा क्या है? आगे बढ़ता है और सीखता है। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। अध्यापक के पक्ष में असफलता नहीं, फेलियर ऑन पार्ट ऑफ टीचर बिल्कुल भी नहीं। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। अब देखो ग्रुप बना रहे हैं, अगर आप क्या है, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, अगर आपने मान के चलिए कोई 2 ग्रुप या 4 ग्रुप क्लास में बना दिए कि कोई सिर्फ 30% समझता है, कोई 60% समझता है, कोई 80% समझता है, कोई 100%, तो उसमें क्या है? भेदभाव आ जाएगा। और भेदभाव आने से क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वो क्या है, ना ही फिर कुछ समझता है, ना ही वो आगे बढ़ता है। बस वो यही चीज़ सोचता है कि यार ऐसा क्यों, ठीक है ना। और फिर उसका मन भी नहीं करता स्कूल आने का। इसलिए क्या है, बच्चे को क्या है, हमें एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं बनाना है। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, योग्यता आधारित समूह। योग्यता आधारित समूह हमें नहीं बनाना है, का मापदंड नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, थर्ड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया जो पेडागोजी पे वर्क होगा वही इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप देख रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा ये ऑप्शन अगर हमारे रॉन्ग हुए तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आप कर रहे हैं पेपर में, एक्चुअल पेपर में, और अगर आपके पहले 3 ऑप्शन अगर गलत हो गए तो चौथे ऑप्शन आपको पढ़ के जरूर देखना है, क्योंकि क्या पता उसमें अच्छा भी हो सकता है और सबसे बुरा भी लिखा हो सकता है।
इसे पढ़ना तो जरूर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस। जो टीचर लर्निंग प्रोसेस होता है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, क्या होता है? ये होता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किसकी प्लानिंग करेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग करेंगे, पेडागोजी पे वर्क करेंगे, बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी। देखो, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो या इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? समावेशी कक्षा की। तो पर क्या जोर देता है? ठीक है, इसमें क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। क्या हमें प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर बात करनी है? नहीं। जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स होता है, इस पर हमें कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, थोड़ा समझते हैं। देखो, इन्होंने ये कहा है कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होते तो समझ में आता है। इन्होंने बोला अनडिफरेंशिएट, सभी को एक ही इंस्ट्रक्शन देना है। अभिवेदी समरूपी निर्देशों पे नहीं, इस पे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं हमें, तभी तो हमें समझ में आएगा। किसी को एक क्वेश्चन के लिए आपने अलग अलग ऑप्शन बोल दिया, ठीक है ना। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप ऐसे समझिए जैसे मैथ्स की बात हो रही है, मान के चलिए मैथ्स में आपने क्या है, 2 स्टूडेंट्स को, मतलब ये 2 स्टूडेंट है मान के चलिए कोई भी, आपने इनको खड़ा कर दिया। एक से आपने कहा कि आप इसको हीरोन्स फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बोला आपको कि हीरोन्स फार्मूले के थ्रू सॉल्व करिए। एक स्टूडेंट से मैंने कह दिया कि आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल के, क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका क्या है? एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, एरिया होता है क्षेत्रफल। ठीक है, जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें अनडिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट करना है, अनडिफरेंशिएट समरूपी नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो क्या है, थर्ड बोला है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट। सेग्रीगेशन मतलब आप समझ, तो अलग करना है क्या? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव। तो सामाजिक पहचान, अगर आप किसी को सोशल आइडेंटिटी है, अगर आपकी सामाजिक पहचान है, तो उस बच्चे को क्या आप मतलब दूर रखोगे, और जो जिसको आप अच्छा समझ रहे हो उसको अलग रखोगे? तो नहीं, भेदभाव नहीं रखना है हमें। तो थर्ड वन इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब फोर्थ कह रहा है अपॉर्चुनिटी की बात है। बिल्कुल, आपको क्या करना है? अवसर तो प्रदान करना है। जो अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर तो देना ही है बच्चों को। एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। क्या है? मैक्सिमाइजिंग। तो इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। देखो, वो तभी मैक्सिमाइज पोटेंशियल करेगा, वो तभी अपने सामर्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा, समझ पाएगा, जब उसे क्या है? अवसर प्रदान होंगे या उसे मौके दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, हर बच्चे के सामर्थ्य को क्या है? अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। बिल्कुल, तो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ वन। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं दोस्तों। ये देखो फैक्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए 10 सेकंड इनफ है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब पहले हम इंग्लिश में रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। ठीक है, जो एक लॉ आया था 2016 में, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो उसके रिलेटेड में कौन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब फिट बैठेगा? ठीक है, इसमें बोले हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक है, तो रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं। जो डिसेबिलिटी एक्ट की बात है 2016 में, रिटार्डेड स्टूडेंट या मंदित छात्र की बात नहीं है। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, विकलांग छात्र की बात भी नहीं है। इसमें इनकी है लैंग्वेज, एक क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसको बोला गया है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। क्या है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। और चिल्ड्रन विद क्रिपल्ड बॉडी, ठीक है ना, जो क्रिपल्ड बॉडी का मतलब क्या है? अशक्त शरीर। तो नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? थर्ड वन। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर 2016 की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की बात होगी, तो इसके लिए हम क्या चुनेंगे? थर्ड ऑप्शन। इंग्लिश में देखें, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, और हिंदी में हम चुनेंगे छात्र जिसे
शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है 15 पहले हम हिंदी में देखेंगे। और देखो इंग्लिश में समझते हैं पहले। इन ऑर्डर टू एड्रेस नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। ठीक है, इसमें देखो नॉट का यूज़ किया है। क्या किया है? नहीं का प्रयोग किया है। नहीं क्वेश्चन पे हमेशा देखना है। जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको एक हैबिट बनानी है। जैसे मैं आपको ये अभी कराते जा रहा हूँ क्वेश्चन साथ में, तो आप इसको क्या रीड करने की हैबिट भी बनाएं आप। ठीक है ना दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे नोट पे आपको ध्यान देना है। एक तो नोट पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को आप तुरंत रीड करें, ताकि क्या है जब एक्चुअल पेपर होगा तो आप तुरंत क्या है उसको टाइम बाउंड में, टाइम लिमिट में, सही समय पे आप उसको कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या है बाकी क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं जो वो भी क्वेश्चन वो क्या है हमें करने होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो आप क्या क्वेश्चन ने ये कहा कि नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज आ टीचर शुड नॉट। जो ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है, लर्निंग की डिफ़िकल्टी होती है, उनको ज़रूरत है, तो वो कौन सा ऑप्शन को नहीं चुनेंगे कि ठीक है ना। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल ऐड। बिल्कुल सही बात है कि मल्टीपल क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को। अब क्या डिसेबिलिटी ये नहीं पता है, जैसे मान के चलो, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पता है क्लास में अगर कोई बच्चा है, जैसे स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं आप, तो ऑडियो विजुअल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात सही बनती है, लेकिन हमें वो बताना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम नोट नहीं देखें तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखें, यूज़ कंस्ट्रक्टिव, क्या है कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। क्या है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है कि हमें क्या करना है, यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस या क्या है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड बोल रहा है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। बिल्कुल, मैंने आपको बताया जो बच्चा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसका आईक्यू लेवल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन की, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है ना, तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना बिल्कुल सही बात है। रिज्ड स्ट्रक्चर प्रैक्टिस रिज्ड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। रिज्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड हो गया, मतलब टफ हो गया। या फिर शिक्षा शास्त्र, हिंदी में देखें शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग। अगर आप जटिल संरचना का प्रयोग करोगे तो आपको पता है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है जटिल कंसेप्ट को लेते हुए, पता लगा टीचर भी कहीं भूल जाए। अब जब टीचर को भी समस्या हो सकती है, कहने का मतलब, तो फिर बच्चा कैसे समझेगा। इसलिए क्या है, इस नोट का यूज़ करना है, तो हम कौन सा यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सब्सक्राइब आप जरूर करें दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो उससे क्या है जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी क्या है टेट पास करना अनिवार्य है। क्या है, टेट पास करना अनिवार्य है, या टेट पास कर लें या सी टेट पास कर लें, अगर उस राज्य में सी टेट भी लागू है तो। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन इसके लिए क्या है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है जो CDP है, जो CDP टेट के अंदर है या सी टेट के अंदर, वो क्या है 30 नंबर 30 मार्क्स की आती है। और आप चाहते हैं कि आपके CDP में 27 प्लस मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल को फॉलो तो ज़रूर करना है आपको। क्या फॉलो करें, ठीक है ना दोस्तों, फॉलो के साथ क्या सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, और आप ये भी मान के चलिए कि
अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो फॉलो भी करेंगे, और आपको क्या है, कहीं भी कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी CDP के रिगार्डिंग। और इसलिए आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।